हेलो स्टूडेंट्स, मैं निदेश चौहान आप लोगों के सामने आज क्लास 8 का न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ये हिस्ट्री का टॉपिक क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए है। उम्मीद करते हैं कि क्लास 8 का स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि नॉर्मल स्कूल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी है जो इस इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने आई थी। ठीक है, और धीरे धीरे ट्रेड करते करते ये लोग बैटल में घुस गए। ठीक है, धीरे धीरे व्यापार करते करते ये लोग बैटल में घुस गए और हम लोगों को मतलब कहे तो हम लोगों पे शासन किया इन लोगों ने। ठीक है, अब इसमें हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि कैसे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अपना व्यापार शुरू किया और कैसे बंगाल में ही कुछ बैटल्स इन्होंने लड़े। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ट्रेड लीड्स टू बैटल। ठीक है, इसमें हम लोग समझेंगे आगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब इसको एक स्टोरी के जैसे समझते चलना है। ठीक है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया का जो स्टोरी है ये लगभग 1608, ये साल वही साल था जिस साल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट केम टू इंडिया। पहली बार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया 1608 में आई थी। ठीक है, और इस कंपनी को भेजा कौन था? तो क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ, इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया था कि जाइए हमारे तरफ से आप ईस्ट की ओर कोई भी कंट्री में जाके आप लोग व्यापार कर सकते हैं। तो ये लोग 1608 में इंडिया ही आ गए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया तो आए, व्यापार कहीं कहीं शुरू भी किए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम लोग व्यापार में देखें तो बंगाल का ही था ट्रेड। ठीक है, तो हमारी इस बंगाल की ट्रेड की शुरुआत हम करते हैं 1651 से। तो आखिर 1651 में क्या हुआ था ऐसा? ठीक है, ये हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो 1651 ये वो साल था जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करती है। कहाँ पे? एट द बैंक ऑफ रिवर हुगली। ठीक है, अच्छा इस चीज़ से थोड़ा सा पहले अगर हम लोग देखें इसका बैकग्राउंड, तो हम लोग जानते हैं कि 17th सेंचुरी में पूरी इंडिया पे लगभग मुगलों का शासन था। ठीक है, लगभग मुगलों का। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई उस समय में इंडिया में औरंगजेब का शासन था। कहा जाता है कि मुगल के ये लास्ट पावरफुल रूलर। इनके बाद भी मुगल राजा आए, लेकिन पावरफुल में सबसे लास्ट यही थे, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। ठीक है, इसके बाद इनके बेटे वगैरह आए, लेकिन उतने पावरफुल नहीं थे। तो इनके रेन में अगर हम बात करें तो इनके रेन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहली बार सर थॉमस रोई आए थे। ठीक है, ये उस टाइम के इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्बेसडर हुआ करते थे। तो ये आए औरंगजेब से और बोले कि हमको व्यापार करने का आप यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, हम यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं। औरंगजेब भी खुश हो गए। ठीक है, क्योंकि उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बहुत सारा गिफ्ट वगैरह, तारीफ वगैरह मिला था। तो वो सोचे कि क्या होगा, ज़्यादा ये लोग यहाँ पे व्यापार करके आएगा, व्यापार कर लेगा, चला जाएगा। ठीक है, उनको आगे का शायद फ्यूचर का पता नहीं था। तो सर थॉमस रोई आए और औरंगजेब से परमिशन ले लिया। अब चूंकि ये पूरा रीजन औरंगजेब का ही था, इसीलिए सर थॉमस रोई ने अपना फैक्ट्री सेटअप किया, फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया
जैसा कि हम लोग अभी देखें कि 1651 में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री सेटअप किया हुगली रिवर के किनारे, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे ये लोगों ने अपना पहला फैक्ट्री सेटअप किया, धीरे धीरे ये लोग यहाँ पे अपना वेयर हाउस वगैरह, ठीक है। 1651 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री सेटअप किया। अब यहाँ पे जैसे ही उन लोगों ने अपना फैक्ट्री सेटअप किया, धीरे धीरे ये लोग वेयर हाउस वगैरह बनाने लगे, ठीक है, अपना स्टोरेज वगैरह बनाने लगे। अब जैसे ही हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है, 1696, अब 1696 ये वो साल था जिसमें धीरे धीरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब से डिमांड करके, या यूँ कहिए कि मुग़ल रूलर्स को ब्राइब किया, ठीक है, मुग़ल रूलर्स को इन्होंने ब्राइब किया, ठीक है, घूस दिया, ठीक है, और डिमांड भी किया। तो इस ईयर में इनका कुछ डिमांड था, ठीक है। पहला डिमांड क्या था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था, जमींदारी राइट्स, जमींदारी राइट्स, ठीक है। अब जमींदारी राइट्स कहाँ चाहिए था, तो जमींदारी राइट्स चाहिए था इनको कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, या कैलीकट उस समय बोला जाता था, कोलकाता के 3 विलेज पर, ठीक है। तो पहला डिमांड यही था कि सर हमको कृपया करके आप ज़मींदारी राइट्स दे दीजिए। ज़मींदारी राइट्स होता है कि यहाँ पे ब्रिटिश के अलावा फिर यहाँ पे कोई और ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है, हमको पूरा फुल्ली छूट है यहाँ पे ट्रेड करने का। कोलकाता का 3 गांव हमको दे दीजिए जहाँ पे हम पूरी तरीके से ट्रेड कर सकें, ठीक है। औरंगजेब उस पर मान गया, ओके ठीक है हम दे देंगे। दूसरा डिमांड था कि जो हम ट्रेड करते हैं ये हमको ड्यूटी फ्री होना चाहिए। ड्यूटी फ्री कहने का मतलब बोले तो टैक्स फ्री, ठीक है, हमको टैक्स फ्री होना चाहिए। इस बात को भी लेके औरंगजेब मान गए कि ठीक है चलिए हम आपको ज़मींदारी राइट्स भी दे दिए, टैक्स फ्री ड्यूटी करने को भी दे दिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक चलते आ रहा था। अब सोचिए कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे 2 चीज़ आसानी से मिल गया। अब धीरे धीरे उनका लालच और बढ़ते जा रहा था, ठीक है, और लालच बढ़ने के कारण ये लोग और चाह रहे थे कि हमको कुछ और फैसिलिटीज़ मिले, कुछ और कंसेशन मिले, ठीक है। तो इनको जैसे ही ड्यूटी फ्री टैक्स करने का राइट मिला ना, ये अब सारा काम अपना टैक्स दिए बिना ही किए जा रहे थे, ठीक है। यानी कि ट्रेड तो कर ही रहे थे, इसके अलावा जो भी काम कर रहे थे किसी चीज़ में ये लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, ठीक है। और सब चीज़ में ये लोग चाह रहे थे कि हमको कंसेशन मिलते चले, ठीक है, ताकि आराम से हम लोग अपना यहाँ पे अपना ट्रेड सेटअप कर सकें। अब जैसे ब्रिटिश का डिमांड हुआ कि हमको और कंसेशन दीजिए, ठीक है, तो इस बात पे औरंगजेब नहीं माने, ठीक है, ये सब राइट्स औरंगजेब ने दिया उनको, ठीक है। अब आगे हम बात करें कि जब इनको ये सब चीज़ मिल गया तो ये लोग और डिमांड किए कंसेशन पे, ठीक है। अब इनको ट्रेड ड्यूटी फ्री सिर्फ टैक्स फ्री सिर्फ नॉर्मल ट्रेड के लिए मिला था, ठीक है, लेकिन अपना जितना भी प्राइवेट ट्रेड है और इस ट्रेड के अलावा जितना भी प्राइवेट ट्रेड था ये लोग क्या करने लगे कि बाकी किसी भी ट्रेड पे, कुछ ट्रेड पे इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है, लेकिन इस बात पे ये लोग फ़ायदा उठा लिए। सारे अपने प्राइवेट ट्रेड पे ये लोग किसी पे टैक्स नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो टैक्स नहीं दे रहे थे तो ऑब्वियस है जब टैक्स नहीं देंगे तो लॉस होगा, ठीक है। तो उस समय में वेस्ट बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, ठीक है।
तो अब जब बंगाल में ये लोग टैक्स नहीं दे रहे थे तो ऑब्वियस है बंगाल को लॉस होगा, ठीक है। अब लॉस हो रहा था तो उस समय के नवाब को क्यों ये लॉस क्यों बर्दाश्त होगा, लॉस क्यों वो बर्दाश्त करे लॉस किसी अनजान कंपनी के लिए। तो मुर्शिद कुली खान प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है, रोकने लगे कि नहीं भाई आपको टैक्स तो देना पड़ेगा चाहे जो हो, ठीक है। यहाँ तक का बात समझ में आया। यहाँ तक में हम लोग एक बार फिर से रिव्यू ले लें कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, व्यापार करना शुरू की, ठीक है। अपना सबसे इम्पॉर्टेंट व्यापार वो बंगाल से करना शुरू की, ठीक है, बंगाल में। तो बंगाल में इससे पहले थोड़ा सा हम और देखें तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई तो उस समय मुग़लों का राज था। मुग़ल में भी सबसे पावरफुल लास्ट रूलर थे औरंगज़ेब, उनका राज चल रहा था। उस टाइम में सर थॉमस रोई आए जो उस टाइम के ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्बेसडर थे। वो आए, उन्होंने औरंगज़ेब से फरमान जारी करवाया, परमिशन मांगा कि हमको यहाँ पे मतलब ट्रेड करना है, ठीक है। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद फिर 1651 में अपना पहला फैक्ट्री सेटअप करती है रिवर हुगली के बगल में, ठीक है, रिवर हुगली के पास। फिर धीरे धीरे वहीं पे वो लोग अपना वेयर हाउस वगैरह बनाने लगते हैं, अपना स्टोरेज वगैरह बनाने लगते हैं। 1696 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुग़ल रूलर्स को ब्राइब देती है यानी औरंगज़ेब से वो लोग और फरमान जारी करने को कहती है, ठीक है, कि हमको पहला चीज़ तो क्या डिमांड था उनका कि हमको ज़मींदारी राइट्स चाहिए कोलकाता के 3 गांव पर, ठीक है। दूसरा था कि हम ट्रेड तो करेंगे लेकिन ड्यूटी फ्री करेंगे यानी हमको टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इस बात के लिए औरंगज़ेब ओके कर दिए। लेकिन धीरे धीरे ये लोग जैसे जैसे इन लोगों को कंसेशन मिलते चल गया, ये लोग का लालच और बढ़ते चला गया। ये लोग और डिमांड करने लगे। ये लोग जितना भी अब प्राइवेट ट्रेड करते थे किसी पे अब टैक्स नहीं देते थे। तो धीरे धीरे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में लॉस होने लगा, ठीक है। तो उस समय के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, ये इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर रहे थे और इस बात के खिलाफ थे वो। इसीलिए आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब ये तो ट्रेड था बंगाल में, कैसे उन्होंने शुरू किया। अब आइए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हाउ ट्रेड लीड्स टू बैटल, कि धीरे धीरे व्यापार बैटल में कैसे बदल गया, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है 1707। हम लोग देख चुके थे प्रीवियस टॉपिक में कि मुर्शिद कुली खान जो नवाब थे बंगाल के, उनको ये जो औरंगज़ेब फरमान वगैरह जारी किए थे, ये जो टैक्स फ्री करने को बोले थे, वो उनको रजामंदी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना फैसिलिटी मिले। अब चूँकि उनको मानना पड़ रहा था क्योंकि औरंगज़ेब ही वैसा परमिशन दे दिए थे और उस टाइम के सारे वेस्ट बंगाल वगैरह सब औरंगज़ेब के अंडर में थे, ठीक है। अब 1707 में एक घटना हुई, ठीक है। घटना क्या था कि ये साल वो साल था जिसमें औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। औरंगज़ेब डाइड। 1707 में औरंगज़ेब मृत्यु हो गई औरंगज़ेब की। अब हम बार बार कह चुके हैं कि औरंगज़ेब लास्ट पावरफुल रूलर था, ठीक है। औरंगज़ेब तक तो सारा स्टेट एक साथ कैप्चर था मुग़ल के अंडर में, लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब मरा, वेस्ट बंगाल के जो नवाब थे, वेस्ट बंगाल के जो नवाब थे, मुर्शिद कुली खान, ये अब ऑटोनॉमी हो गए। ये क्या हो गए? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होने का मतलब होता है कि अकेले हो गए अब ये, ठीक है। अब ये बोले कि अब हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, अब हम खुद में ही अपना पावर जनरेट करेंगे, ठीक है। अब हम खुद एक पावरफुल किंगडम बनेंगे, अब हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मुर्शिद कुली, ईस्ट इंडिया कंपनी से बंगाल के नवाब का तो लड़ाई मुर्शिद कुली खान के टाइम से ही चलते आ रहा था। मुर्शिद कुली खान के बाद आए मुर्शिद कुली खान के बाद आए अली वर्दी खान।
अलीवर्दी खान। ठीक है, अब क्या हुआ, अलीवर्दी खान आए। अब अलीवर्दी खान के बाद आए इनके बेटे। ठीक है, अच्छा इस टाइम तक मतलब लड़ाई चल ही रहा था ईस्ट इंडिया, मतलब ऐसा लड़ाई नहीं कि बैटल वगैरह हो, मतलब दोनों में भी के बीच में तनाव था ही। ठीक है, नवाब वेस्ट बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अलीवर्दी खान के बाद आए सिराजुद्दौला, इनके बेटे। सिराजुद्दौला, ठीक है, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, सिराजुद्दौला। ठीक है, पहले कौन थे नवाब, मुर्शिद कुली खान, फिर कौन आए, अलीवर्दी खान, फिर कौन आए, उनके बेटे सिराजुद्दौला। मेन काम हुआ सिराजुद्दौला के टाइम में। तो आइए देखते हैं सिराजुद्दौला के टाइम में आखिर हुआ क्या सब। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जैसे ही बंगाल के नवाब बने, इन्होंने जितने भी राइट्स ब्रिटिश को दिए गए थे, जितने भी राइट्स गिवन टू ब्रिटिश, इन्होंने उन सब राइट्स को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश जो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, इसको भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसके अलावा बात करें, अब सिराजुद्दौला का कहना था कि अब ब्रिटिश should also have to pay tax। अब यानी सिराजुद्दौला को का कहना था कि अब ब्रिटिश को भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब सोचिए कि ब्रिटिश को जब इतना पावर मिला और अचानक जब उसके हाथ से इतना पावर छीन लिया जाए, तो ब्रिटिश का क्या सोच होगा। ब्रिटिश यही चाहेगा कि किसी तरह हम यहाँ नवाब और बंगाल को हटा दें। ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही बन रहा है, हमारा सारा पावर, सारा राइट, सारा फोर्टिफिकेशन, सारा ब्रिटिश जो टैक्स वगैरह था, सब चीज़ छीन लिया। ठीक है, तो अब ब्रिटिश को इस बात का बहुत गुस्सा आने लगा। ठीक है, अब धीरे धीरे उनके माइंड में बैटल की बात जाग रही थी। ठीक है, सिराजुद्दौला लिटरली काम क्या किए कि ब्रिटिश के ट्रेड को एक्सपैंड होने नहीं दिए। ठीक है, एक्सपैंड होने से रोक दिए। अब ये सारा सिचुएशन हम बात करें तो गिव राइज टू अ बैटल कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी। यही सारा सिचुएशन किस चीज़ की ओर बढ़ गया, अब एक बैटल का रूप ले लिया। ठीक है, इस चैप्टर का पहला बैटल जो कि है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि किन के बीच में हुआ, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, अब ये बैटल क्या था, कब हुआ, ये हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो से आप कनेक्टेड रहिए। ठीक है, जब तक ये वीडियो आप पूरा नहीं देखिएगा तब तक इसके आगे का टॉपिक आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है।